लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तारा सिंह के चले जाने के बाद सराय में चोरी की खबर बड़ी तेजी के साथ फैल गई। जितने मुसाफिर उसमें उतरे थे सब रोके गए। राजदीवान को भी खबर हो गई। वो भी बहुत से सिपाहियों को साथ लेकर सराय में आ मौजूद हुआ। खूब हो हल्ला मचा। चारों तरफ तलाशी और तहकीकात की कार्रवाई होने लगी। मगर सभी को निश्चय इस बात का था कि चोर सिवाय उसके और कोई नहीं है जो रात रहते ही फाटक खुलवाकर सराय के बाहर निकल गया है। पहरे वाले सिपाही के गायब हो जाने से और भी परेशानी हो रही थी। चोर की गिरफ्तारी में कई सिपाही तो जा ही चुके थे, मगर दीवान साहब के हुक्म से और भी बहुत से सिपाही भेजे गए। आखिर नतीजा ये निकला कि दोपहर के पहले ही हजरत नानक प्रसाद गिरफ्तार होकर सराय के अंदर आ पहुंचे, जो अपने ख्याल में तारा सिंह को गिरफ्तार कर ले गए थे और अभी तक सौदागर का चेहरा धोकर देखने भी न पाए थे। मगर उन कृपा निधान को ताज्जुब था तो इस बात का कि वे चोरी के कसूर में गिरफ्तार किए गए थे। अभी तक दीवान साहब सराय के अंदर मौजूद थे। नानक के आते ही चारों तरफ से मुसाफिरों की भीड़ आ जुटी और हर तरफ से नानक पर गालियों की बौछार होने लगी। जिस कमरे में तारा सिंह उतरा हुआ था उसी के आगे वाली दालान में सुंदर फर्श के ऊपर दीवान साहब विराज रहे थे और उनके पास ही तारा सिंह के दोनों शागिर्द भी अपनी असली सूरत में बैठे हुए थे। सामने आते ही दीवान साहब ने क्रोध भरी आवाज में नानक से कहा, क्यों बे, तेरा इतना बड़ा हौसला हो गया कि तू हमारी सराय में आकर इतनी बड़ी चोरी करे? नानक अपने को बेतरह फंसा हुआ देख हाथ जोड़ के, मुझ पर चोरी का इल्जाम किसी तरह नहीं लग सकता। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह किसकी चोरी हुई है और मुझ पर चोरी का इल्जाम कौन लगा रहा है। दीवान तारा सिंह के दोनों शागिर्दों की तरफ इशारा करके, इनका माल चोरी गया है और यहां के सभी आदमी तुझे चोर कहते हैं। नानक झूठ, बिल्कुल झूठ। तारा सिंह का एक शागिर्द दीवान से, यदि हर्ज ना हो तो पहले इसका चेहरा धुलवा दिया जाए। दीवान क्या तुम्हें कुछ दूसरे ढंग का भी शक है? अच्छा, जमादार से पानी मंगाकर इस चोर का चेहरा धुलवाओ। जमादार जो हुक्म। नानक चेहरा धुलवाकर क्या कीजिएगा? हम अय्यारों की सूरत हरदम बदली ही रहती है, खासकर सफर में। दीवान तू अय्यार है? अय्यार लोग भी कहीं चोरी करते हैं? नानक जी मैं कह चुका हूं कि चोरी का इल्जाम मुझ पर नहीं लग सकता। तारा का एक शागिर्द, चोरी तो अच्छी तरह साबित हो जाएगी, जरा अपने माल असबाब की तलाशी तो होने दो। दीवान से, लीजिए पानी भी आ गया, अब इसका चेहरा धुलवाइए। जमादार पानी की गगरी नानक के सामने धर के, लो अब पहले अपना चेहरा साफ कर डालो। नानक मैं अभी अपना चेहरा साफ कर डालता हूं। चेहरा धोने में मुझे कोई उज्र नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अय्यारों की सूरत प्रायः बदली रहती है और मैं भी एक अय्यार हूं। इतना कहकर नानक ने अपना चेहरा साफ कर डाला और दीवान साहब से कहा, कहिए अब क्या हुक्म होता है? दीवान अब तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। नानक तलाशी देने में भी मुझे कुछ उज्र न होगा, मगर मुझे पहले उन चीजों की फेहरिस्त मिल जानी चाहिए जो चोरी गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुछ चीजों को ये नकली सौदागर साहब अपनी ही चीज बतावे। उस समय ताज्जुब नहीं कि मैं अपनी ही चीजों का चोर बन जाऊं। दीवान चीजों की फेहरिस्त जमादार के पास मौजूद है। तुम्हारी चीजों का तुम्हें कोई चोर नहीं बना सकता। हाँ, तुमने ने नकली सौदागर क्यों कहा? नानक इसलिए कि ये दोनों भी मेरी तरह अय्यार हैं और इसके मालिक तारा सिंह को मैंने गिरफ्तार कर लिया है, दुश्मनी से नहीं बल्कि आपस की दिल्लगी से, क्योंकि हम दोनों एक ही मालिक अर्थात राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यार हैं। धोखा देने की शर्त लग गई थी। राजा बीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही दीवान साहब के कान खड़े हो गए और वे ताज्जुब के साथ तारा सिंह के दोनों शागिर्दों की तरफ देखने लगे। तारा सिंह के एक शागिर्द ने कहा, इसने तो झूठ बोलने पर कमर बांध रखी है कि चाहे राजा बीरेंद्र सिंह का अय्यार हो, मगर हम लोगों को उनसे कोई सरोकार नहीं है। हम लोग ना तो अय्यार हैं और ना हम लोगों का कोई मालिक ही हमारे साथ था जिसे इसने गिरफ्तार कर लिया हो। ये तो अपने को अय्यार बताता ही है, फिर अगर झूठ बोलकर आपको धोखा देने का उद्योग करे तो ताज्जुब ही क्या। इसकी झुठाई सच्चाई का हाल तो इतने ही से खुल जाएगा कि एक तो इसकी तलाशी ले ली जाए, दूसरे इससे अय्यारी की सनद मांगी जाए जो राजा बीरेंद्र सिंह की तरफ से नियमानुसार इसे मिली होगी। दीवान तुम्हारा कहना बहुत ठीक है। अय्यारों के पास उनके मालिक की सनद जरूर हुआ करती है,
अगर ये प्रतापी महाराज बीरेंद्र सिंह का अय्यार होगा तो इसके पास सनद जरूर होगी, और तलाशी लेने पर यह भी मालूम हो जाएगा कि इसने जिसे गिरफ्तार किया है वो कौन है। नानक से, अगर तुम राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यार हो तो उनकी सनद हमको दिखाओ। हाँ, और ये भी बताओ कि अगर तुम अय्यार हो तो इतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों हो गए, क्योंकि अय्यार लोग जहां कब्जे के बाहर हुए तहां उनका गिरफ्तार होना कठिन हो जाता है। नानक, मैं गिरफ्तार कदापि न होता, मगर अफसोस, मुझे ये बात बिल्कुल मालूम न थी कि तारा सिंह को मेरी पूरी खबर है और वो मेरी तरफ से होशियार है, तथा उसने पहले ही से मुझे गिरफ्तार करा देने का बंदोबस्त कर रखा है। दीवान, खैर तुम अय्यारी की सनद दिखाओ। नानक, कुछ लाजवाब सा होकर, सनद मुझे अभी नहीं मिली है। तारा सिंह का शागिर्द दीवान से, देखिए मैं कहता था ना कि यह झूठा है। दीवान क्रोध से, बेशक झूठा है और चोर भी है। जमादार से, हाँ अब इसकी तलाशी ली जाए। जमादार, जो आज्ञा। नानक की तलाशी ली गई और 2 ही 3 गठरियों बाद वो बड़ी गठरी खोली गई जिसमें सराय का सिपाही बेचारा बंधा हुआ था। नानक ने उस बेहोश सिपाही की तरफ इशारा करके कहा, देखिए यही तारा सिंह है जो सौदागर बना हुआ सफर कर रहा था। तारा सिंह का शागिर्द दीवान से, ये बात भी इसकी झूठ निकलेगी, आप पहले इस बेहोश का चेहरा धुलवाइए। दीवान, हाँ मेरा भी यही इरादा है। जमादार, इसका चेहरा तो धोकर साफ करो। नानक, मैं खुद इसका चेहरा धोकर साफ किए देता हूं और तब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं झूठा हूं या सच्चा। नानक ने उस सिपाही का चेहरा धोकर साफ किया, मगर अफसोस, नानक की मुराद पूरी न हुई और वो सिर से पैर तक झूठा साबित हो गया। अपने यहां के सिपाही को ऐसी अवस्था में देखकर जमादार और दीवान साहब को क्रोध चढ़ाया। जमादार ने किसी तरह का ख्याल न करके एक लात नानक की कमर में ऐसी जमाई कि वो लुढ़क गया, मगर बहुत जल्दी संभल कर जमादार को मारने के लिए तैयार हुआ। नानक का हरबा पहले ही ले लिया गया था और अगर इस समय उसके पास कोई हरबा मौजूद होता तो बेशक वो जमादार की जान ले लेता, मगर वो कुछ भी न कर सका। उल्टा उसे जोश में आया हुआ देख सभी को क्रोध चढ़ाया। सराय में उतरे हुए मुसाफिर भी उसकी तरफ से चिढ़े हुए थे, क्योंकि वे बेचारे बेकसूर रोके गए थे और उन पर शक भी किया गया था। अतएव एकदम से बहुत से आदमी नानक पर टूट पड़े और मनमानी पूजा करने के बाद उसे हर तरह से बेकार कर दिया। इसके बाद दीवान साहब की आज्ञानुसार उसकी और उसके साथियों की मुश्कें कस दी गईं। दीवान साहब ने जमादार को आज्ञा दी कि ये शैतान यानी नानक बेशक झूठा और चोर है, इसने बहुत ही बुरा किया कि सरकारी नौकर को गिरफ्तार कर लिया। तुम कह चुके हो कि उस समय यही सिपाही सौदागर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। बेशक चोरी करने के लिए ही इस सिपाही को इसने गिरफ्तार किया होगा। अब इसका मुकदमा थोड़ी देर में निपटने वाला नहीं है और इस समय बहुत देर भी हो गई है। अस्तु तुम इसे और इसके साथियों को कैद खाने में भेज दो तथा इसका माल असबाब इसी सराय की किसी कोठरी में बंद करके ताली मुझे दे दो और सराय के सब मुसाफिरों को छोड़ दो। तारा सिंह के शागिर्दों की तरफ देखकर, क्यों साहब, अब मुसाफिरों को रोकने की तो कोई जरूरत नहीं है। तारा सिंह का शागिर्द, बेशक बेचारे मुसाफिरों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। मेरा माल इसी ने चुराया है। अगर इसके असबाब में से कुछ भी न निकलेगा तो भी हम यही समझेंगे कि सराय से बाहर दूर जाकर इसने किसी ठिकाने चोरी का माल गाड़ दिया है। दीवान, बेशक ऐसा ही है। जमादार से, अच्छा जो कुछ हुक्म दिया गया है उसे जल्द पूरा करो। जमादार, जो आज्ञा। बात की बात में वो सराय मुसाफिरों से खाली हो गई। नानक हवालात में भेज दिया गया और उसका असबाब एक कोठरी में रखकर ताली दीवान साहब को दे दी गई। उस समय तारा सिंह के दोनों शागिर्दों ने दीवान साहब से कहा, इस शैतान का मामला 2-1 दिन में निपटता नजर नहीं आता, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि यहां से जाकर अपने मालिक को इस मामले की खबर दें और उन्हें भी सरकार के पास ले आवें। अगर ऐसा न करेंगे तो मालिक की तरफ से हम लोगों पर बड़ा दोष लगाया जाएगा। यदि आप चाहें तो जमानत में हमारा माल असबाब रख सकते हैं। दीवान, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है। हम खुशी से इजाजत देते हैं कि तुम लोग जाओ और अपने मालिक को ले आओ। जमानत में तुम लोगों का माल असबाब रखना हम मुनासिब नहीं समझते, इसे तुम लोग साथ ही ले जाओ। तारा सिंह के दोनों शागिर्द दीवान साहब को सलाम करके, आपने बड़ी कृपा की जो हम लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। हम लोग बहुत ही जल्द अपने मालिक को लेकर हाजिर होंगे। तारा सिंह के दोनों शागिर्दों ने भी डेरा कूच कर दिया और बेचारे नानक को खटाई में डाल गए। देखना चाहिए अब उस पर क्या गुजरती है। वो भी इन लोगों से बदला लिए बिना
रहता नजर नहीं आता। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 18वें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।